मॉर्निंग। आर.के. विज्ञान पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गिरिराज सिंघाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर जिसका जो पेपर फर्स्ट है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यानी कि कोशिका विभाजन या हम मुझे कह सकते हैं सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स और इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन आनुवांशिकी कोशिका विज्ञान, ये सारी चीजें जो है पेपर का नाम है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़े टॉपिक आपको ध्यान है। मैं एक बार दोबारा उन टॉपिक्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। हमने सेल इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेल हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेल भी हमने पढ़े, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल हमने पढ़ी, सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल हमने पढ़े। इसके बाद में आज जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है ये हम कह सकते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सेल वॉल कोशिका भित्ति है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है, पादप जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, तो हम उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि सेल वॉल होती क्या है, ठीक है। इसके बाद में सेल वॉल का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है सेल में। इसके बाद में हम उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे कि सेल वॉल का संगठन क्या है, सेल वॉल कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, क्या है वो, और उसके फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाउ कोशिका भित्ति। देखिए आपके सामने हमने एक जैसे प्लांट सेल हमने बनाई हम लोगों ने, और प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि एक तो सेल मेम्ब्रेन, और एक होती है सेल वॉल। ये दो चीज एक आउटर लेयर होते हैं। सेल के आउटर लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है सेल वॉल के कोशिका भित्ति के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम, कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाए जाने वाला एक मृत डेथ लेयर होता है। यह हम ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक मृत बाहरी आवरण जो होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरी चीज जो कोशिका झिल्ली होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो वो सेल मेम्ब्रेन की खोज करने का श्रेय अगर बताएं हम लोग, खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी। और इस कोशिका झिल्ली के आउटर साइड में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो
सेल वॉल जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कोशिका झिल्ली के चारों ओर मृत पतला या पतली परत होती है। क्लियर? दूसरी चीज अपन बात करें कोशिका की सुरक्षा। अगर बात करें तो कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य होता है, क्योंकि ये आउटर है, तो सपोर्टिंग लेयर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। सेल का सपोर्टिंग लेयर भी है, सुरक्षात्मक आवरण भी है। कोशिका झिल्ली जो होती है, अगर उसकी खोज का श्रेय आपको पूछ ले तो रॉबर्ट हुक का होता है। क्लियर? रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था। इसके बाद में जो सेल होती है, वो सेल किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? मतलब हम कह सकते हैं कि सेल के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सेल के अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति एक तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, ठीक है, क्यूटीन आदि पदार्थों से मिलकर बनी होती है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो सेलुलोज फर्स्ट, सेकंड हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन और क्यूटीन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। देखिए, बात करें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, क्यूटीन, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कि वेस्ट सबस्ट्रेट्स होते हैं ये, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सेल के। तो इन्हीं पदार्थों से क्या होती है, जो है ये कोशिका भित्ति बनी होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, पैक्टिन और लिग्निन, पैक्टिन और लिग्निन का जो संश्लेषण होता है वो गोल्जी कार्य होता है। गोल्जी कार्य, अदर नेम ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एज ए डिक्टियोसोम्स या डिक्टिसोम। अगर आप आगे बात करें तो लिग्निन और या क्यूटीन और सुबेरिन का संश्लेषण, क्यूटीन व सुबेरिन का संश्लेषण, सुबेरिन का संश्लेषण स्टेरोसोम्स में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। सिंथेसिस ऑफ क्यूटीन एंड द सुबेरिन स्पेरोसोम, ठीक है। और बाकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनका संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज, द हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन, सिंथेसिस बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये आपके सामने है। नेक्स्ट इसे आप आगे बात की जाए, कवकों में
ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर सेल वॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या थ्योरेटिकल जो अपने एग्जाम होते हैं, बीएससी हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी वाली, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर पेपर फर्स्ट में अगर सेल वॉल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, उस टॉपिक में आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सेल वॉल आपने पढ़ी है और बिल्कुल तरीके से पढ़ी है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आगे अपन बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, आगे चलते हैं। जो कवक होते हैं, फंगस जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, और तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट्स पे ध्यान दें। कवकों की कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, काइटिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब आप एक आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक नया ये कंसेप्ट आ गया होगा, नया ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ये जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन, ये क्या है। तो मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि ये पौधे के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है ये। तो कोशिका भित्ति, कवकों में कोशिका भित्ति जो होती है पॉलीसेकेराइड, काइटिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, या कि पॉलीसेकेराइड भी हो सकती है, कई कवकों में पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, कई में काइटिन की बनी होती है, कई में सेलुलोज से मिलकर ये कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन, इन दो जो वेस्ट सबस्ट्रेट्स जो होते हैं, या वेस्ट जो मटेरियल होता है, वेस्टेज जो मटेरियल होता है, उससे मिलकर ये बने होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कवकों में इस कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, और शैवालों में कोशिका भित्ति मिलकर किससे बनी होती है, और कवकों में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। तो पॉलीसेकेराइड, काइटिन, ये जो होते हैं सेलुलोज, इनसे तो शैवालों की अलग अलग स्पीशीज, जो वेरियस स्पीशीज होती है फंगस की, तो उनमें अलग अलग जो है अपशिष्ट पदार्थ, जैसे पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, काइटिन्स वगैरह, इनसे कोशिका भित्ति बनी होती है। आगे अपन बात करेंगे कोशिका भित्ति का संगठन या कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति का संगठन, ये पॉइंट है, मेन पॉइंट आपका है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द फर्स्ट आर मिडिल लेमिला, क्लियर। सेकेंड आर प्राइमरी सेल वॉल। इसी प्रकार सेकेंडरी सेल वॉल, और लास्ट में आता है आपका
देखिए ये कंपोजिशन है सेल का, सेल वॉल का। तो यहाँ मिडिल लेविला का मतलब है मध्य पटलिका, क्लियर। इसके बाद में आता है आपका प्राथमिक भित्ति या कोशिका भित्ति। इसके बाद में द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। ये आपके पॉइंट्स, क्लियर। इसके बाद में जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर अपन ध्यान देंगे। तो मेन पॉइंट में सबसे पहले आता है आपका मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका, ये पॉइंट पढ़ेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा मध्य पटलिका के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सामान्य परिचय दे देता हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन से मतलब सामान्य परिचय। तो मध्य पटलिका का जो निर्माण होता है वो सीधी सी बात है, कैल्शियम आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन पदार्थों से ये बनी होती है। क्योंकि ये पता है आपको कि ये जो सभी होते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो होते हैं इन्हीं से मध्य पटलिकाएं बनी होती है ज़्यादातर। दूसरी चीज़ इसमें अगर अपन बात करें, मेन पॉइंट पे अपन ध्यान दें, तो मध्य पटलिका जो होती है सेल डिवीजन के टाइम, आपको पता है सेल डिवीजन जब होता है, और सेल डिवीजन में आपको पता होना चाहिए कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है और एक होता है साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन में। एक तो होता है केंद्र का विभाजन, एक होता है कोशिका ध्रुव का विभाजन, साइटोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस जब होता है, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, उसके बाद में तो उसके बाद में जो होता है वो साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद में तो उसमें साइटोकाइनेसिस होता है। उस साइटोकाइनेसिस की पोजीशन में सेल के अंदर मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका बनती है, और मध्य पटलिका आगे चलकर साइटोकाइनेसिस डिवीजन कंप्लीट करती है सेल के अंदर। यानी कि जितनी भी प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर जो प्लेट बनती है, पट बनता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका ध्रुव विभाजन के समय, वो मध्य पटलिका के द्वारा ही बनता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक चलता है हमारा मध्य पटलिका। देखिए मध्य पटलिका मैंने अभी बताया है, जैसे मान लो आपके सामने ये सेल है और यहां पर मध्य पटलिका बनती है। एक सेल ये है, एक सेल ये है। तो कहने का मतलब ये मध्य पटलिका है नाम से। तो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य मध्य पटलिकाएं करती है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य मध्य पटलिका करती है। यानी कि दोनों कोशिकाओं की साझा भित्ति है, क्लियर। दो कोशिकाओं की साझा भित्ति है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए मिडिल लेमिला की, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और फलों के पकने के समय यह घुल जाती है, जिससे
पके हुए फल सॉफ्ट, मुलायम, कोमल होते हैं। पूछ सकते हैं पके हुए फलों के समय ये धुल जाती है, जिसके कारण पके हुए फल कोमल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस डिवीजन, सेल डिवीजन में भी कौन सा साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव विभाजन, उस टाइम बीच में ये बनती है मध्य पट्टिका, दो आसन दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, यानी साझा भित्ति भी है। और सबसे पहले इसका कंपोजिशन बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टाइड से मिलकर बनी होती है। और फलों के पकने के समय ये क्या हो जाती है, घुल जाती है, जिससे पके हुए फल कोमल या सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, पॉइंट्स पे चलते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है प्राइमरी सेल वॉल। देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो दूसरा पॉइंट है प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। देखो प्राइमरी सेल वॉल में क्या है, आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। दूसरा आता है पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। पहली चीज तो यह आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए, इसके बाद में अगर बात की जाए, प्राथमिक की बात कर रहे हैं, तो जो प्राथमिक भित्ति होती है, ये जो प्राथमिक भित्ति होती है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होगा, जैसे स्टार्टिंग में कौन सी लेयर बनी, मिडिल लेवला। अब मिडिल लेवला की जो ये सेल्स होती है, ये तो एक पूरा लेयर है, मिडिल लेवला एक स्तर है। इस स्तर में भी बहुत सी सेल्स होगी, बहुत सी कोशिकाएं होती है। ये सभी कोशिकाएं क्या करती है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन करती है। उत्सर्जन में क्या होता है, जैसे इस सेल ने क्या किया, इन पदार्थों का उत्सर्जन कर दिया। सभी सेल्स अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है, और वो अपशिष्ट पदार्थ ये है, जब ये पदार्थ बाहर निकलते हैं तो वायु के संपर्क में आकर ये क्या करते हैं, जमाव हो जाता है इनका, ये जम जाते हैं, अपने हिसाब से ये कह सकते हैं जमाव हो जाता है, जम जाते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं, और ये कठोर सा सॉलिड सा लेयर बन जाता है, एक आवरण बन जाता है। इसे हम प्राइमरी सेल वॉल आप कह सकते हैं। क्लियर, ये दूध ये चीज ये मिडिल लेवल है ही, मध्य पट्टिका है ही, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनी होती है। ठीक है ना, और इसका जो निर्माण होता है, कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात की जाए सेकेंडरी सेल वॉल, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इनमें। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति। अब द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राथमिक भित्ति में वही बात आएगी, ये प्राथमिक भित्ति है, इस प्राथमिक भित्ति की जो सेल्स होती है, इनका डिवीजन में साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और स्थूल पदार्थ यानी कि स्थूलन
स्टूलर का मतलब कोई होता है जमाव, वायु के संपर्क में आकर जमना, स्टूलर कहलाता है। तो इन सेल्स के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं और जम जाते हैं। और जमने से क्या होगा, ये प्राथमिक भित्ति स्खलित हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है। और मोटी होने के बाद में एक फिट परत बन जाती है। उस परत को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो आपको ध्यान रखना है, द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है लिग्निन, सुबेरिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर होती है। तो लिग्निन, सुबेरिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। या आपको ध्यान रखना है कि लिग्निन, सुबेरिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में अगर आप बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ, टेनिन, रेजिन, गौन, लवण, ये सारी चीजें इनके अलावा इसमें पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है वो लिग्निन, सुबेरिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। और दूसरी चीज इसमें बात करें हम लोग, इसमें अकार्बनिक लवण, टेनिन, गौन, मोम, कैल्शियम, सिलिका, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे आप। अकार्बनिक लवण जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं, मोम, टेनिन, गौन, रेजिन, ठीक है ना, ये सब स्टेप्स जो होते हैं जितने भी वो सारे जो होते हैं वो इन सारे पदार्थों से मिलकर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कोशिका को क्या करती है, एक काम वो बता दो इसका, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है या दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने का श्रेय इसी को जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे टर्सरी सेल वॉल की। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें तृतीय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, ध्यान रखोगे आप, पहली चीज तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है और जाइलोन की बनी होती है। जाइलोन वही बात आ गई जिस प्रकार सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह पदार्थ होते हैं उसी प्रकार जाइलोन भी होता है। और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जो होती है तृतीय कोशिका भित्ति, आपको ध्यान रखना जाइलम की वाहिनी में जाइलम की वाहिनी में होती है और ये जाइलोन की बनी होती है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। तृतीय कोशिका भित्ति तक हमने पढ़ लिया है। आगे पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग बताएं मैं आपको कि जो कोशिका की संरचना होती है, प्रासंरचना ऑफ सेल वॉल ऐसे पॉइंट है। तो कोशिका की संरचना को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। उसके द्वारा जब इसकी स्टडी की जाती है तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि रेशक यानी कि फाइब्रिल के नाम से, और मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं आधारी पदार्थ। ठीक है। अब इसमें सबसे बात पहले क्या आती है, यहाँ लिखा हुआ है सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब होता है कि 3000 ग्लूकोज अणु जब मिलते हैं तो एक सेलुलोज का अणु बनता है। सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक सेलुलोज अणु का निर्माण
3,000 ग्लूकोज से अणुओं से होता है। तो एक सेलुलोज जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ एक सेलुलोज अणु बन गया। अब 100 सेलुलोज अणु मिलकर, आपको ध्यान रखना है, 100 सेलुलोज अणु मिलकर एक माइसेली का निर्माण करते हैं। माइसेली यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोफाइबर, या हम ये कह सकते हैं कि जो तंतु होता है, फाइब्रिल का मतलब तंतु से या रेशे से मतलब है, एक रेशा, एक फाइब्रिल, ठीक है। तो यहाँ 100 सेलुलोज अणु मिलकर एक माइसेली अणु का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर 20 माइसेली अणु मिलकर एक क्या बनाते हैं, माइक्रोफाइबर, यानी कि सूक्ष्म तंतु, ठीक है। इसके बाद में 250 माइक्रोफाइब्रिल यानी कि सूक्ष्म तंतु मिलकर एक फाइब्रिल, एक रेशे का निर्माण करते हैं। यानी कि एक रेशा जो है इसका कंपोजिशन है ही, ऐसे मान लो कि एक रेशे में माइक्रोफाइब्रिल क्या है, माइसेली क्या है, सेलुलोज क्या है और ग्लूकोज क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। इसके बाद में अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, मैट्रिक्स की, नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन। मैट्रिक्स प्राथमिक कोशिका वृद्धि, प्राथमिक कोशिका वृद्धि व द्वितीय कोशिका वृद्धि, प्राथमिक कोशिका वृद्धि व द्वितीय कोशिका वृद्धि के बीच पाया जाता है पहली चीज को। ये कैसा होता है, एक्स्ट्रीय। ये कैसा होता है मैट्रिक्स, एक्स्ट्रीय और जेली समान, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज, क्या क्या होते हैं इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोंद, रेजिन, टैनिन ये भी होते हैं। गोंद है, रेजिन है और टैनिन है, ये सारे जो होते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि आधारीय पदार्थ किसका, सेलुलोज का। तो ये आप लोग कर लेना। इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि सेल वॉल का जो मैट्रिक्स होता है, कोशिका वृद्धि का मैट्रिक्स होता है, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। इसके बाद में आगे चले। प्राइमरी फ्लूइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी फ्लूइड्स, प्राथमिक गर्भ जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं। देखो कोशिका वृद्धि जो होती है सेल वॉल, अब ये जो सेल वॉल एक पूरी लेयर है, एक पूरी कोशिका वृद्धि है, एक इस तरह पूरा का पूरा, इसमें सेल्स जो होती है, जैसे मान लो एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, ऐसे मान लो हमारे पास प्रॉपर वे में देखा जाए तो हमारे पास सेल्स है। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तो क्या है, सेल वॉल, ठीक है। ये सेल्स है, ये कोशिकाएं हैं, क्लियर। इन कोशिकाओं के द्वारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, इन
इनका बहिक्षेपण होता है, ये पदार्थ बाहर निकलती है कोशिकाएं। तो जहां पर जैसे मान लो इस कोशिका के द्वारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन आदि पदार्थों का एक्सक्रीशन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और इस कोशिका के द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार इस कोशिका के द्वारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन इनका बहिक्षेपण हो गया। ठीक है, और इसके द्वारा मान लो इस कोशिका के द्वारा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर अपशिष्ट पदार्थों का एक्सक्रीशन हो जाता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं और वायु के संपर्क में जाकर इनका जमाव हो जाता है, स्खलन हो जाता है। ठीक है, परंतु जिस स्थान पर, जिन स्थानों पर इन पदार्थों का, जिन स्थानों पर इन पदार्थों का एक्सक्रीशन यानी कि हम ये कह सकते हैं उनका उत्सर्जन नहीं होता है, जिन स्थानों पर या जिन सेल्स के द्वारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और सुबेरिन का जो होता है उत्सर्जन नहीं होता है, उन स्थानों पर गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, इनको बोलते हैं पीट्स। आपको ध्यान रखना है पीट्स क्या है। पीट्स होते हैं गर्त, और गर्त का मतलब गड्ढे से, और गड्ढे से मतलब है कि कोशिका भित्ति में कुछ कोशिकाओं के द्वारा तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन इन पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है या बहिक्षेपण हो जाता है, परंतु कुछ कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का बहिक्षेपण नहीं हो पाता है, तो वो स्थान खाली रह जाता है। ऐसा होने से वहाँ गर्त या पीट्स का निर्माण हो जाता है। अब बात करें, जैसे मान लो आपके सामने एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इस कोशिका के द्वारा ये कोशिका भित्ति है, इसमें हमने अभी पढ़ा पीट्स गड्ढे, ये हमने 3 गड्ढे यहाँ बना दिए, 2 गड्ढे 1 और 2। इसी प्रकार इस सेल्स में भी यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इन कोशिकाओं में भी इस कोशिका, ये नंबर 1 कोशिका है और ये नंबर 2 कोशिका है। समझना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये 101 क्वेश्चन आता है हमेशा। कंपटीशन एग्जाम ले लो, चाहे वो थ्योरेटिकल एग्जाम ले लो, चाहे आप अदर कोई से भी एग्जाम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ये सीधी सी बात है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कंपटीशन एग्जाम में। तो वो कंपटीशन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप उसको समझो। जैसे मान लो नंबर 1, नंबर 2 दो सेल्स हैं, यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं, नंबर 1, नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 सेल्स जो होती है, ये तो स्थूलित पदार्थ है, जहाँ ये जो कोशिकाएं जिन्होंने उत्सर्जन किया था सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन का, परंतु यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर पिट्स है, प्राइमरी पिट्स है, प्राथमिक गर्त है, गड्ढे हैं। अब प्राइमरी पिट्स के द्वारा यानी छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, तो प्राथमिक गर्तों के द्वारा जीव द्रव्य के महीन तंतु इस कोशिका से इस कोशिका में और इस कोशिका से इस कोशिका में, यानी कि नंबर 1 से नंबर 2 और नंबर 2 से नंबर 1, इन प्राथमिक गर्तों से नंबर 1 कोशिका से नंबर 2 में, नंबर 2 से नंबर 1 की कोशिकाओं में जीव द्रव्य के महीन तत्वों का आदान प्रदान, आना जाना हो जाता है। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जिससे महीन जीव द्रव्य तत्वों का आदान प्रदान होता है, ऐसे स्थान, ऐसे गर्त, उन्हें बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ध्यान रखोगे, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है मैंने क्लियर समझाया है। प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंत्र, जीव द्रव्य तंत्र, यह आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड आपको दोनों ही याद रखने हैं, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा और जीव द्रव्य तंत्र, ये दोनों ही शब्द आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों ही शब्द जो है वर्ड वो इम्पोर्टेंट है।
कंपटीशन एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड दे देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है हमारे को। हमारी जो मेन थ्योरी की एग्जाम भी चलेंगी, फर्स्ट पेपर में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा एक डायग्राम बना देना, शॉर्ट सा डायग्राम, और उसमें बता देना कि एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जो प्राथमिक गर्त होते हैं उन गर्तों के द्वारा जीवद्रव्य तंतु जो होते हैं छोटे छोटे महीन जीवद्रव्य तंतुओं का आदान प्रदान होता है, ऐसे स्थान प्लाज्मोडेश में पहले जीवद्रव्य तंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया हूं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है, यानी प्लाज्मोडेस्माटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया था। या आप नोट कर लें, क्या नोट करोगे? प्लाज्मोडेस्माटा शब्द का प्रथम यूज या शब्द का प्रथम प्रयोग किया था स्ट्रासबर्गर। मैं आपको दोबारा बता दूं, प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल पर पाए जाने वाले महीन छोटे छोटे छिद्रों को या पिट्स को कहते हैं, जिनके द्वारा दो कोशिकाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि जीवद्रव्य का संतुलन बना रहता है। ठीक है, इसके बाद में अपना पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन से पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इसके सेल वॉल के कार्यों पर ध्यान दे देते हैं। तो जो पढ़ा है वही उसके कार्य है। पहली चीज फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, पहला है कोशिका की सुरक्षा। कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा तीसरा इसका कार्य जो है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, वो तो वही आ गया सपोर्टिंग है। ठीक है ना। इसके बाद में इसकी कोशिका की आकृति, निश्चित आकृति प्रदान करना, कोशिका की निश्चित आकृति प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद में बात की जाए अंतःकोशिक पदार्थों का सेवन, अंतःकोशिकीय पदार्थों का सेवन किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। ठीक है ना। प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा क्या अंतःकोशिक पदार्थों का सेवन भी होता है। और एक लाइन और भी ध्यान रखना, प्राशन दाब ओपी, प्राशन दाब या प्राशनीय दाब को बनाए रखना। ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट आपके सामने हैं जो पॉइंट मैंने बता दिए। कोशिका की सुरक्षा, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, यांत्रिक सहारा, इसी प्रकार कोशिका की निश्चित आकृति प्रदान करना, अंतःकोशिक जो होते हैं इंटरसेलुलर जो सबस्टेंट्स होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, उन पदार्थों का सेवन प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा किया जाता है। और ओस्मोसिस या प्राशनीय दाब को बनाए रखना। ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये टॉपिक है। अब कोशिका झिल्ली
सभी कोशिकाओं के चारों ओर, जैसे मान लो ये सेल है, कोई भी सेल है, यानी कि चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, सभी कोशिकाओं के चारों ओर, सभी कोशिकाएं, जैसे मान लो हमारे पास ये सेल है, तो सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। देखिए दूसरी चीज हम ध्यान दें, कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, पतली होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सभी कोशिकाओं के चारों तरफ पतली लचीली अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, ठीक है, चयनात्मक पारगम्य बोल सकते हो आपको, सेलेक्टिव जो मेम्ब्रेन होती है वो, तो सभी कोशिकाओं के चारों ओर पतली अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है उसे हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सीधी सी बात है। दूसरी चीज से बात ध्यान दें कि ये किससे मिलकर बनी होती है, ये जो होती है एक तो वसा, फैट व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो दोनों चीज आप क्लियर ध्यान दें इस चीज में, क्या क्या ध्यान देना है आपको। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का आउटर लेयर होती है, ठीक है, कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, ये पतली होती है, पारगम्य होती है, विद्युत आवेशित होती है, ये भी हम कह सकते हैं, और सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी इसे जानते हैं, चयनात्मक पारगम्य होती है। ऐसी जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है उसका मेन इंपोर्टेंट हम ये कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वो होती है आपकी वसा, फैट और प्रोटीन, यानी कि कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्लियर, दो चीज हमारे सामने क्लियर हुई है। तीसरी चीज की बात करें हम, इसकी हिस्ट्री की बात करें कि किसने क्या कहा, मतलब कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली, जीवद्रव्य कला, ये नाम किसने दिए। तो देखो इसकी बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो पॉइंट्स हमारा ध्यान है, डिस्कवरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसके इतिहास की बात की जाए या खोज की बात की जाए तो आपको ध्यान देना है, इसको कोशिका कला, यानी कि कोशिका कला किसने नाम दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका कला नाम देने का श्रेय क्रेमर और नेगेली को जाता है। कोशिका कला नाम नेगेली, सी क्रेमर, ठीक है। दूसरी चीज अपन दें, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेफ्रीज, क्लियर, सेफ्रीज हो जाता है। इसी प्रकार प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा फ्लो, ये आपको ध्यान रखने हैं। कोशिका कला नाम नेगेली, सी क्रेमर। इसी प्रकार अगर बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली, सेफ्रीज और प्लाज्मा लेमा फ्लो, ये आपको साइंटिस्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें आगे, देखिए भाई, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला, ये तीनों चारों नाम एक ही हैं। तो देखते हैं अपन सबसे पहले जीवद्रव्य की संरचना या कला के बारे में, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था वो चीज अपन देखते हैं।
मतलब कोशिका कला की संरचना के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, कितना इसमें कितना प्रोटीन होता है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, फास्फोलिपिड्स वगैरह होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। वो सारी चीज़ें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। तो सबसे पहले अपन एक एक थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं, फिर उनके बारे में विस्तार से उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोशिका जीवद्रव्य कला की संरचना के बारे में कौन कौन से मत हैं, किसने दिए थे, और उन मतों के अनुसार जीवद्रव्य कला जो है वो कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक लिपिड परत मॉडल, एक लिपिड आपको ध्यान रखना है, या एक लिपिड परत मॉडल, आपको ध्यान रखना है। एकल लिपिड लेयर या मॉडल जो था वो किसने दिया था? ओवरटन ने, ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकल या एक लिपिड प्रोटीन मॉडल किसने दिया था? ओवरटन ने दिया था। दूसरा द्विलिपिड परत मॉडल किसने दिया था? तो ग्रेंडेल और गार्टनर ने दिया था। ग्रेंडेल और गार्टनर, या ये हो गया है गार्टनर, ठीक है। इसके बाद में आती है त्रिस्तरीय, यानी कि आपको ध्यान रखना है त्रिस्तरीय मॉडल, जिसका दूसरा नाम था सैंडविच मॉडल। त्रिस्तरीय मॉडल यानी कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय मॉडल डेवसन और डेनियल, साइंटिस्ट डेवसन डेनियली, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ, बिल्कुल आप इन पॉइंट्स को मिस ना करें, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ध्यान देने इन पॉइंट्स पर, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करें इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन, इकाई कला मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कुछ मॉडल्स हैं, ध्यान देना है। एक लिपिड मॉडल परत यानी कि एक लिपिड परत मॉडल किसने दिया था? ओवरटन। द्विलिपिड किसने दिया था? ग्रेंडेल, गार्टनर। त्रिस्तरीय मॉडल सैंडविच मॉडल के नाम से गुलाब जामुन मॉडल डेनियली डॉल्सन, और इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन। ये आपको ध्यान रखने हैं। ये मॉडल क्या बताते हैं? ये मॉडल ये बताते हैं कि जीवद्रव्य कला जो है उसकी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में एक एक मॉडल को अपन ध्यान से पढ़ेंगे कि ये मॉडल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में अपन पूरी हिस्ट्री जो है, पूरी वो देखेंगे कि ये मॉडल क्या क्या करते हैं। तो अपना जो पॉइंट्स चालू होता है वो एक पॉइंट सबसे पहले स्टार्ट होता है, एकल या एक लिपिड परत मॉडल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं, इसमें एक मॉडल और रह गया आपका तरल मौजूद मॉडल।
तरल मोजेक मॉडल, वो था सिंक्रोनिकोसन। सिंक्रोनिकोसन, दो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने तरल मोजेक मॉडल दिया था। तो यहाँ पर अपन बात करें एकल लिपिड मॉडल की, तो यहाँ पर इस मॉडल के अनुसार और ने जो दिया था उसके अनुसार लिपिड की एक ही परत पाई जाती है। किसमें? इसमें जीवद्रव्य कला। ध्यान रखोगे आप, एकल एक लिपिड प्रोटीन मॉडल से मतलब है कि यहाँ पर लिपिड की एक ही परत पाई जाती है। नाम से पता चल रहा है एकल लिपिड परत मॉडल। ओवरटन, ध्यान रखोगे आप। द्विलिपिड परत मॉडल, दो लिपिड्स की परत होती है ग्रेंडेल गार्डनर के हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीजें अपन एक एक पॉइंट्स को अपन एक एक मॉडल को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है, जो कि आरके पीजी कॉलेज महाविद्यालय के द्वारा संचालित की जाती है, इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक जो हमने पढ़े हैं सेल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था सेल वॉल। जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। तो हमने सेल वॉल की हिस्ट्री वगैरह पढ़ी, उसमें कोशिका भित्ति कैसी होती है, उसकी संरचनाओं के बारे में पढ़ा, उसकी स्टडी के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। फंक्शंस वगैरह हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद में उसका जो डायग्राम, लेवल डायग्राम हमने देखे कि क्या क्या डायग्राम होता है, उसमें ट्रैकिंग्स टाइप देखे हमने, स्टूडेंट क्या होता है उसमें जमाव कैसे हो जाता है, अवशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं, वेस्ट मटेरियल कौन से होता है। इसके बाद में जो अपना सेल, जो आज का ये टॉपिक सेकंड टॉपिक है, जो सेल कोशिका झिल्ली के बारे में है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में भी हमने पढ़ी। तो ये जो पॉइंट है हमने सारे क्लियर किए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी ये जो जीवद्रव्य कला की जो संरचना के बारे में जो भी मॉडल्स थे, किस किसने कैसे कैसा मॉडल दिया था, वो सारी चीज़ें मॉडल्स के बारे में हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास कहने का मतलब ये समाप्ति की ओर है, समाप्त होने वाली है। और आप प्यारे छात्र छात्राओं से यही मैं अपने मतलब छोटे भाई बहनों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक अब मैं मेरी तरफ से उनको कहना चाह रहा हूँ, उनको एक प्रॉपर गाइड करना चाह रहा हूँ कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो महाविद्यालय के द्वारा एक इस कोविड-19 के टाइम में जो संचालित की जाती है, उन क्लासेज को आप प्रॉपर वे से देखें, उनके बारे में स्टडी करें, उनके नोट्स बनाएं। और ठीक है, इसके बाद में जो आगे की क्लास होगी उसके अंदर हम आपको ये मॉडल्स के बारे में क्लियर करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। मैं गिरिराज सिंगाठिया आप सभी छात्र छात्राओं को जो है तहे दिल से जो है शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री कृष्ण।